हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरुचरण चौधरी बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे पाचन और अवशोषण में पाचन की, और मुख गुहा में पाचन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आमाशय में पाचन की क्रिया। आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। देखिए, आमाशय में पाचन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आमाशय में भोजन आता कहाँ से है, किस प्रकार से आता है, किस प्रोसेस के थ्रू आता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी के माध्यम से, ग्रसिका से होते हुए, ग्रासनाल से होते हुए या भोजन नली से होते हुए आमाशय में आकर गिरता है। और आमाशय में ये भोजन लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। कितना रहता है बेटा? 4 से 5 घंटे के लिए आमाशय में भोजन रहता है। इस आमाशय के अंदर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 3 प्रकार की कोशिकाएं इस आमाशय की आंतरिक भित्ति में पाई जाती हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो वो हैं श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। दूसरी जो है वो है पेप्टिक कोशिका। और तीसरी जो है वो है भित्तीय ऑक्जेंटिक कोशिका। समझ में आ गई बात? देखिए, ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा श्लेष्मा का स्रावन किया जाता है। श्लेष्मा क्या होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस जो होता है वो चिकना चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये श्लेष्मा क्या काम करता है? आमाशय की आंतरिक दीवार को HCl के द्वारा पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से बचाने का काम मुख्य रूप से करता है। दूसरी वाली जो कोशिकाएं हैं पेप्टिक कोशिकाएं, जो पेप्सिनोजन नामक कारक का स्रावन करती हैं। समझ आ गई बात? तो आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। पहली है श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्रावन किया जाता है। दूसरी वाली जो है पेप्टिक कोशिकाएं हैं, जिनके द्वारा पेप्सिनोजन नामक कारक का या पेप्सिनोजन जो होता है उसका स्रावन किया जाता है। तीसरी जो है वो है भित्तीय ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, और इन भित्तीय ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये नैज कारक का भी स्रावन करती हैं, जो विटामिन B12 के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ आ गई बात? पेप्सिनोजन जो होता है ये प्रमुख रूप से क्या काम करता है? पेप्सिनोजन के द्वारा जब HCl के संपर्क में आया जाता है तो HCl के संपर्क में आते ही यह सक्रिय
पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन जो होता है ये क्या है? प्रोटीन्स जो होती हैं उन प्रोटीन्स के अपघटन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो पेप्सिन क्या काम कर रहा है? प्रोटीन्स का अपघटन करने का काम कर रहा है। किसकी उपस्थिति में सक्रिय हुआ पेप्सिनोजन? HCl की उपस्थिति में सक्रिय हुआ और प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स में तोड़ने का काम ये करता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो HCl जो है ये HCl क्या काम करता है? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जो रोगाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उन जर्म्स को नष्ट करने का काम इसके द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर HCl जो है, इस HCl के द्वारा कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आमाशय की आंतरिक दीवार जो है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, तो उस क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। समझ आ गई बात? बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में पेप्सिन की जगह रेनिन नामक प्रोटीन, रेनिन नामक ये एंजाइम पाया जाता है। और ये रेनिन जो होता है ये बच्चों में प्रोटीन जो होती है, दूध की प्रोटीन, उस दूध की प्रोटीन का नाम होता है कैसीन प्रोटीन। इस कैसीन प्रोटीन का पाचन करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। समझ में आ गई होगी बात? बच्चों में दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये कैसीन प्रोटीन जो होती है, इस कैसीन प्रोटीन का, दूध की प्रोटीन का पाचन जो किया जाता है, इसका अपघटन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रेनिन के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। नैज कारक आ गया समझ में? नैज कारक का सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा किया जाएगा। और ये नैज कारक जो होता है वो विटामिन B12 के अवशोषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। आमाशय की दीवार जो होती है, उस दीवार के अंदर क्या काम होता है? क्रमाकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन गति होती है। और क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन के साथ गैस्ट्रिक जूस जो होता है उस गैस्ट्रिक जूस को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस को मिलाया जाता है। किसके साथ? भोजन के साथ। और भोजन के साथ जब ये गैस्ट्रिक जूस मिलेगा तो मिलने पर एक अर्ध तरल अवस्था का निर्माण होगा। इस अर्ध तरल अवस्था को नाम दिया जाता है क्या? कायम। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? कायम नाम देते हैं इसको। समझ में आ गई होगी बात? ये अर्ध तरल अवस्था जो होती है, लसलसी अवस्था जो होती है, भोजन के साथ में गैस्ट्रिक जूस जब मिलता है, जठर रस जब मिलता है, तो मिलने के बाद में इस अवस्था को नाम देते हैं कायम, नाम दिया जाता है इसको। और गैस्ट्रिक जूस इसके साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन जो होती हैं उन प्रोटीन्स का आंशिक पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में या पेप्टॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं या प्रोटियोजेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अगली हम लोग बात करेंगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो देखिए, छोटी आंत में पाचन की हम लोग बात करें तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, कहाँ कहाँ ये पाचन होता है, कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, स्टमक वाला जो पार्ट था ये वाला,
ये स्टमक वाला पार्ट जो है आगे की तरफ जाकर के यू शेप्ड ट्यूब में, यू आकार की नली में जाके खुल रहा है। इस यू शेप्ड ट्यूब को नाम दिया था क्या? ड्योडिनम। ड्योडिनम, या इसको नाम दिया था गृहिणी। ये ड्योडिनम जो होता है, मोस्ट ऑफ डाइजेशन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? गृहिणी भाग में होता है। ज़्यादातर पाचन की क्रिया जो होती है वो गृहिणी भाग में संपन्न होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इधर से हमने कल बात करी थी, ये जो है वो पित्ताशय है, गाल ब्लैडर, और इस पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकल रही है और इधर से यकृत वाहिनी आ रही है। तो ये मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करती है यकृत वाहिनी, और इधर से अग्नाशय वाहिनी। ये यकृत वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी इसके अंदर खुल रही हैं दोनों। तो यहाँ पर गृहिणी भाग में ज़्यादातर पाचन की क्रिया जो है वो संपन्न हो रही है, क्योंकि अग्नाशय से स्रावित जितने सारे भी एंजाइम्स हैं, जितने सारे भी पाचक रस हैं, उनका स्रावन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये पाचक रस जो होते हैं, ये पाचक रस आकर के मिलते हैं कहाँ पर? यहाँ इस गृहिणी भाग में भोजन के साथ में। समझ आ गई बात? तो इधर से तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित रस आ रहा है, और इधर से क्या है, पित्ताशय में जो पित्त रस उपस्थित है वो आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? ये गृहिणी भाग में आ रहा है, ड्योडिनम में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ गृहिणी भाग में इसलिए ज़्यादातर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें किसको? इस अग्नाशय के द्वारा जो स्रावित रस है, उस अग्नाशय के द्वारा स्रावित रस के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। समझ रहे हैं बात? तो अग्नाशय रस में एक तो होता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, एक होता है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइडेज, ये बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं अग्नाशयी रस के अंदर। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ये ट्रिप्सिनोजन क्या काम करता है? श्लेष्मा के संपर्क में जैसे ही आता है तो श्लेष्मा के संपर्क में आने पर ये सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सक्रिय ट्रिप्सिन में। और ये जैसे ही सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है तो बाकी ये दूसरे कारक जो होते हैं, ये कारक क्या है? सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। शुरुआती अवस्था में निष्क्रिय अवस्था है, ट्रिप्सिनोजन भी निष्क्रिय अवस्था है, काइमोट्रिप्सिनोजन भी निष्क्रिय अवस्था है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी निष्क्रिय अवस्था है। लेकिन जैसे ही ये सक्रिय ट्रिप्सिन का निर्माण होता है तो सक्रिय ट्रिप्सिन के निर्माण के बाद ये सारे जो घटक हैं, ये सारे जो अवयव होते हैं, वो भी सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय से आ रहा है पित्त रस। क्या आ रहा है बेटा? इस पित्ताशय से पित्त रस आ रहा है। और इस पित्त रस के अंदर क्या है? एक तो पाए जाते हैं पित्त वर्णक, पित्त लवण, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी पाए जाते हैं किसके अंदर? पित्त रस के अंदर। अगर हम लोग बात करें किसकी? पित्त वर्णकों की, तो पित्त वर्णक के रूप में पाए जाते हैं क्या? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर्ड पिगमेंट होता है, पीले कलर का पिगमेंट होता है, और बिलीवर्डिन जो होता है वो हरे कलर का पिगमेंट होता है। याद रहे, बिलीरुबिन जो है, उस बिलीरुबिन की मात्रा रक्त में अगर ज़्यादा हो जाती है
तो इसके कारण शरीर का रंग जो होता है वो पीला पड़ने लग जाता है, त्वचा और नाखून जो होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं और पीलिया रोग हो जाता है इसकी अधिकता के कारण। मल का जो रंग होता है, पीला रंग होता है, वो मल का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण होता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा हम लोग बात करें पित्त लवण की, फॉस्फोलिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की, तो ये भी उपस्थित होते हैं किसके अंदर? पित्त रस के अंदर। आगे अगर यहाँ पर देखें तो देखिए किस प्रकार की पोजीशन बनती है इसमें पाचन की क्रिया में। यहाँ पर ये जितने सारे भी मैंने एंजाइम्स लिखे हैं ये क्या करते हैं? ये जटिल संरचनाओं को, पित्तरस जो होता है, इस पित्तरस के द्वारा जटिल जो संरचनाएं हैं उन जटिल संरचनाओं को सरल संरचनाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। समझ आ गई होगी बात? कैसे करता है? पित्तरस प्रमुख रूप से वसा के एमल्सिफिकेशन में भाग लेता है। वसा का एमल्सिफिकेशन कैसे होता है? एमल्सीकरण कैसे होता है? वसा के एमल्सीकरण का मतलब होता है वसा जो होती है, इस वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। पित्तरस क्या काम करेगा? सरल अणुओं में परिवर्तित करने का काम करेगा। कैसे? जैसे वसा जो है, इस वसा को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? ट्राईग्लिसरॉइड, ट्राईग्लिसरॉइड में, ट्राईग्लिसरॉइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वसा अणुओं का उसके सरल अणुओं में परिवर्तित होने की क्रिया वसा का एमल्सीकरण या एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड कहलाता है। अब यहाँ पर ये ट्राईग्लिसरॉइड जो हैं, ये ट्राईग्लिसरॉइड ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाईग्लिसरॉइड। ट्राई है तो डाई तो ये हुआ, एक और बच गया तो वो क्या बच गया? मोनोग्लिसरॉइड। मोनोग्लिसरॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं किसकी? प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो हैं ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में, पेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होगी? पेप्टॉन्स में और प्रोटियोज में। तो पेप्टॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? डाईपेप्टाइड होते हैं, डाईपेप्टाइड। तो यहाँ पर आप याद रखें प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, मतलब एमिनो एसिड का बहुलक होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्माण होता है प्रोटीन का। तो जब प्रोटीन टूटेगी तो ये पेप्टाइड बॉन्ड भी टूटने चाहिए कि नहीं चाहिए? और पेप्टाइड बॉन्ड जब टूटेंगे तो एमिनो एसिड्स जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो आगे की कंडीशन में यहाँ पर ये पेप्टॉन्स जो होते हैं या डाईपेप्टाइड होते हैं, ये डाईपेप्टाइड जो हैं ये टूटेंगे। पेप्टाइडेज एंजाइम यहाँ है, पेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाईपेप्टाइड टूटेंगे जिससे बने हुए हैं उसमें। तो ये किस में टूटेंगे? एमिनो अम्लों में टूटेंगे। किसका निर्माण करेंगे बेटा? एमिनो अम्लों का निर्माण करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एमिनो एसिड आपस में मिलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा मिल करके और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन ये करेंगे। आगे की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर पॉलीसेकेराइड जैसे है, पॉलीसेकेराइड स्टार्च है, तो ये स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाईसेकेराइड। डाईसेकेराइड कौन सा है? माल्टोज। समझ आ गई बात? तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे की कंडीशन में माल्टोज जो होगा ये कंप्लीटली जब टूटेगा कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो डाईसेकेराइड है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बनता है, तो इसलिए केस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। समझ में आ गई बात?
लैक्टोज शुगर अगर है तो ये लैक्टोज शुगर टूट जाएगी किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसी प्रकार से सुक्रोज जो होगा ये सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टूट करके सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब जटिल संरचनाएं जितनी सारी भी हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपल कंपाउंड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जटिल संरचनाएं जो होती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनसे सरल अणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस है उसी को तो हम लोग डाइजेशन कह रहे हैं। तो ये डाइजेशन मोस्ट ऑफ जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, ड्योडिनम पार्ट में, गृहिणी भाग में ये ज़्यादातर संपन्न हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट के अंदर जितने भी सारे पेनक्रिएटिक जूस हैं, अग्नाशयी रस है, वो आकर के मिल रहा है। दूसरी कंडीशन में लीवर और पित्ताशय से स्रावित जितना सारा भी पित्त रस है वो आकर के मिल रहा है। अब एक चीज़ और याद रखना कि स्टमक का जो मीडियम होता है वो तो हाई एसिडिक होता है, और हाई एसिडिक कितना है, 1.8, वैल्यू कितनी है इसकी, 1.8। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि जो इंटेस्टाइन होती है उस इंटेस्टाइन का मीडियम कैसा होता है, तो आप बता देंगे कि इंटेस्टाइन का मीडियम जो होता है वो बेसिक नेचर इसका होता है, क्योंकि इसके अंदर अग्नाशयी रस आकर के मिलते हैं, और इन अग्नाशयी रस की उपस्थिति के कारण इसका नेचर कैसा हो जाता है, पित्तरस की उपस्थिति के कारण बेसिक नेचर इसका हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोसाइडेज एक एंजाइम मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोसाइडेज, और एक एंजाइम है न्यूक्लिएज। एज जिसके पीछे लग जाए, पहली बात तो याद रखना, एज, साइडेज, न्यूक्लिएज, एमाइलेज, लाइपेज, तो ये सब एज जिसके पीछे लग रहा है समझ लेना वो बात करेगा किसकी, एंजाइम की। ये सब कौन है, एंजाइम हैं। जाइमेज, तो एज वर्ड जिसके पीछे लग रहा है वो सब कौन है, एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लिएज एंजाइम क्या करेगा, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, और इन न्यूक्लिक अम्ल की कैटेगरी में शामिल करते हैं किसको, डीएनए, आरएनए। समझ में आ रही बात। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिएज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा, न्यूक्लिएज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। अब इस न्यूक्लिक अम्ल को जब मैं तोड़ूंगा तो निकलेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 संरचनाएं होती हैं, याद रखना। एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरी होती है शर्करा, और ये शर्करा पेंटोज शर्करा होती है, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। तीसरा जो होता है वो होता है फॉस्फेट समूह। कौन सा समूह बेटा, फॉस्फेट समूह। अब याद रखना तीनों अगर हैं जब तो न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रही बात। और अगर मैं यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को कैंसिल कर दूँ तो ये बच जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा ये, न्यूक्लियोटाइड नहीं, साइड, न्यूक्लियोसाइड बनेगा ये। अब इस न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, तो एंजाइम यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, न्यूक्लियोसाइडेज। इस न्यूक्लियोसाइडेज को मैं यहाँ पर अगर लगा दूँ तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड के अंदर। बात समझ में आ गई होगी आपके। याद रखना तीनों स्ट्रक्चर अगर है नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप, जब तो इसको नाम दे देंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये 3 स्ट्रक्चर जो होती हैं नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर न्यूक्लियोसाइड एंजाइम यहाँ पर आप लगा देंगे, यहाँ पर इसमें सबमिट कर देंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड में 2 ही स्ट्रक्चर होती हैं, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर, पेंटोज शुगर वही होगी।
फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट यहाँ पर होगा। समझ में आ गई होगी इतनी बात। आगे अगर बात करें तो देखिए पित्तरस जो होता है वो भोजन के पाचन में किस प्रकार से हेल्प करता है, क्या मदद ये करता है। तो देखिए पित्तरस जो होता है इसमें पाए जाते हैं पित्त लवण। ये पित्त लवण अगर मान लीजिए, मुख्य रूप से पित्तरस काम क्या करता है, लिपिड का पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है। और लिपिड जो है ये लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड में। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर पित्त लवण क्या काम करता है, जब ये ट्राइग्लिसराइड यहाँ पर बना है, ट्राइग्लिसराइड आगे कन्वर्ट होगा तो ये बना लेगा क्या, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये वसा की जो गोलियाँ हैं, ग्रेन्यूल्स जो हैं, कण जो हैं, इन कणों के, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ याद रखना और क्वेश्चन पूछता है ये, इन कणों के चारों तरफ जब पित्तरस और पित्त लवण इकट्ठे हो जाते हैं यूं इस प्रकार से, तो दो चीज़ बनी यहाँ। एक तो ये लिपिड जो है जो ट्राइग्लिसराइड के रूप में, भोजन के रूप में ये, और दूसरा पित्त लवण, ये दोनों मिल करके, तो मैं क्या कह दूँ यहाँ, पित्त लवण प्लस लिपिड इक्वल टू, इसको कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं बेटा, इसको मिसेल कहते हैं। और ये मिसेल जो होते हैं, इन मिसेल को ही अवशोषित किया जाता है छोटी आंत के इलियम भाग में, क्षुद्रांत्र भाग में मिसेल के रूप में ही वसा का अवशोषण होता है। तो जब वहाँ अवशोषण होता है तो ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं, यूँ इस प्रकार से अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं छोटी आंत के क्षुद्रांत्र भाग में। इलियम भाग जो है इसमें अंगुलीनुमा उभार यूँ होते हैं जिनको कहते हैं ब्रश बॉर्डर, ब्रश के समान बॉर्डर ये बनता है यहाँ पर। तो यहाँ इस मिसेल को जो अवशोषित किया जाता है, तो मिसेल में से लिपिड को तो अवशोषित कर लिया जाता है और पित्त लवण को दोबारा से मुक्त कर दिया जाता है। अब ये पित्त लवण जो होता है वो दोबारा से जाता है कहाँ पर, इन लिपिड के पास में, और लिपिड से फिर दोबारा से संधि करता है, और लिपिड से दोबारा से संधि जब कर लेता है तो फिर से किसका निर्माण करता है, मिसेल का निर्माण करता है। इसका मतलब मिसेल के रूप में ही अवशोषण होता है किसका, लिपिड का। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से ज़्यादातर अवशोषण जो हो रहा है वो ज़्यादातर अवशोषण छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत के कौन से भाग में होता है, इलियम भाग में होता है। तो दो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भोजन का अधिकांश डाइजेशन जो हो रहा है, पाचन जो होता है, वो कहाँ पर होता है, ग्रहणी भाग में होता है, डोडिनम में होता है। और अगर अवशोषण की बात कर ले तो अवशोषण ज़्यादातर जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो अवशोषण इलियम भाग में होता है, क्षुद्रांत भाग में ज़्यादातर अवशोषण होता है। क्योंकि इस भाग में क्या पाई जाती हैं, इस भाग में अंगुलीनुमा उभार या विलाई पाए जाते हैं जिनको अंकुर कहते हैं, और इनके ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर जो है, ये ब्रश बॉर्डर और श्लेष्मा, इसके द्वारा स्राव किया जाएगा सिर्फ विभिन्न पदार्थों का, और दूसरी कंडीशन में श्लेष्मा का स्राव किया जाएगा। अब ये श्लेष्मा का स्राव किसके द्वारा किया जाता है, ये जो ट्यूब हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं ना, इस ट्यूब के अंदर छोटी आंत के इलियम भाग में ये ब्रश बॉर्डर है, और यहीं पर इन ब्रश बॉर्डर के बीच में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं गॉबलेट सेल या कलश कोशिका, गॉबलेट सेल या कलश कोशिका। इन कलश कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का स्रावन किया जाता है। तो ये श्लेष्मा और ये ब्रश बॉर्डर का स्राव जो होता है ये बनाता है सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। तो ये इस प्रकार से पाचन की क्रिया संपन्न होती है किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। बड़ी आंत में पाचन जो होता है वो नगण्य होता है, इसलिए ज़्यादातर रोल जो है वो किसका है, छोटी आंत का है। और हम लोग बात करेंगे कल बड़ी आंत में अवशोषण और पाचन की।